बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाए कि एग्ज़ाम में रिपीट सबसे ज़्यादा होते हैं, तब जाके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस जिसको पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट बिलीव करेंगे कि इस बार का क्वेश्चन पेपर जैसे भी हो छूटेगा नहीं, हम कर ही देंगे। तो ऐसे 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं छाट कर लेके आया हूं 20 ऐसे क्वेश्चन जो टॉप के होते हैं, और खाली क्वेश्चन ही नहीं, उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको जवाब भी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चन के शॉर्ट्स बन रहे हैं। भाई आंसर कैसे लिखना है, आंसर कितना लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, ये भी तो पता होना चाहिए भाई। खाली क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा, क्वेश्चन तो अनसॉल्व पेपर में मिल जाएगा, लेकिन उसके जवाब कहाँ मिलेगा? क्योंकि बुक में तो नोट्स बने पड़े हैं, जवाब दूंगा मैं। तो आज जो क्वेश्चन मैंने 20 तैयार किए हैं, ये खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यहां पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेगा, और वो भी एकदम इजी और एकदम आसान लैंग्वेज में, और जितना कंप्लीट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लॉन्ग में आते हैं। अलग अलग बोर्ड में कहीं 5 नंबर में आता है, कहीं 6 नंबर में आता है, कहीं 10 नंबर में आता है, कहीं 8 नंबर में आता है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग लॉन्ग मार्क्स होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कितना लिखें, कैसे लिखें, उस बात की बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीतियों का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण है उससे बोलते हैं मौद्रिक नीति, और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की नीति, देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप इसको क्या करें, मैं एक साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या होगा, सबको मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लंबा है तो केवल एक ही स्क्रीन में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर दो पेज है, इसका एक पेज ये है और एक पेज ये है, 2 पेज है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन के 2 पेज में है, कुछ क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में आ जा रहा है, क्योंकि मैंने कंप्लीट आंसर देने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करने के लिए विधि का प्रयोग करती हैं, उसके 2 एक परिमाणात्मक है और एक चयनात्मक। परिमाणात्मक के अंतर्गत बेसिकली 6 प्रमुख नीतियों का प्रयोग होता है, जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, और उसके बारे में 2-2 लाइन में, 2-2 लाइन में, देखिए यहाँ पर 2 लाइन में, 2-2 लाइन में उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिए कि किस प्रकार से साख का, जैसे यहाँ पर बैंक दर नीति वह नीति होती है जिसके आधार पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेती है। तो बैंक दर के बढ़ाने से मुद्रा का संकुचन होता है, और बैंक दर के कम करने से मुद्रा साख का विस्तार होता है। आपको इस तरह से सबके आंसर देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, सांविधिक तरलता अनुपात SLR, यहां पर केवल 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट और होता है। 4 के बाद 5वां होता है रेपो रेट, क्या होता है, रेपो रेट, और छठा होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर है चयनात्मक साख नियंत्रण, चयना मतलब क्वालिटेटिव क्रेडिट मेथड, क्या होता है इसमें, सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन, साख की राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई। सीमांत आवश्यकता का मतलब होती है जब हम लोन लेते हैं, जो हम कोलेटरल जमा करते हैं, जो भी हम सिक्योरिटी जमा करते हैं, वो सिक्योरिटी और जो हम लोन लेते हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो साख के नियंत्रण के लिए कभी मार्जिन को बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है। तो ये कंप्लीट आंसर आपके सामने है। अगर इस आंसर को देखिए, स्क्रीनशॉट लेके तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं ये कहूँगा वीडियो पूरा देखिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, फिर आपके नोटबुक में लिखेंगे, तब आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों की, क्योंकि ये मुद्रा और बैंकिंग से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की विधियाँ, केंद्रीय बैंक के कार्य और व्यापारिक बैंकों के कार्य, इसके प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। सबसे पहले केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा मतलब अर्थ देख लीजिए। व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो जनता की जमाओं को स्वीकार करती है और उनके मांगने पर लौटाती है, साथ ही जनता के लिए ऋण की व्यवस्था भी करती है। व्यापारिक बैंकों के कार्य को 3 वर्गों में बांटा जाता है, मुख्य कार्य, द्वितीय कार्य और अन्य कार्य। यहाँ पर मुख्य कार्य के 3 होते हैं, जमा स्वीकार करना, यानी कि व्यापारिक बैंक जनताओं से उनकी जो आवश्यक है, जो सरप्लस अमाउंट है अपने पास जमा करती हैं, उनकी मांगने पर उनको ऋण देती हैं, और ऋण भी अलग अलग प्रकार से होता है, नकद ऋण दिया जाता है, अधिपिकर से होता है, ऋण होता है।
फिर होता है साख निर्माण, जो उनके पास जमा आती है उन जमाओं के आधार पर ऋण का निर्माण करना साख निर्माण होता है। तो व्यापारिक बैंक साख निर्माण की प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं। फिर है द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक एजेंट के रूप में कार्य और एक सामान उपयोगिता के कार्य। एजेंट के रूप में मतलब किसी दूसरों के लिए, किसी स्पेसिफिक ग्राहक के लिए कोई कार्य करना, जैसे विभिन्न मदों का एकत्रीकरण करना, अपने ग्राहकों के आदेश पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, धन का प्रेषण मतलब ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना, ग्राहकों के लिए ट्रस्टी प्रबंधक का कार्य करना, विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य करना। फिर है सामान्य उपयोगिता के रूप में लॉकर की सुविधा प्रदान करना, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, व्यापारिक सूचना एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, ये सब व्यापारिक बैंकों के द्वितीयक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जो ये 100% है, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। उदासीनता, उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र को तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, ये इसका एक और नाम है अनधिमान, ठीक है, अनधिमान वक्र। सबसे पहले उदासीनता वक्र की मीनिंग बताइए। उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बनाता है जिस पर प्रत्येक उपभोक्ता समान संतुष्टि की प्राप्ति करता है, यानी कि उपभोक्ता के लिए कोई भी संयोग ज़्यादा महत्व वाला नहीं होता, सभी के लिए वो समान दृष्टि रखता है। तो अब तटस्थता वक्र की सहायता से अगर उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं, उपभोक्ता का संतुलन उस समय होता है जहां पर एक उपभोक्ता अधिक से अधिक अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त करता है अपने व्यय के बाद। पैसे खर्च कर दिए और उसको संतुष्टि जो मिल रहा है ना, ज़्यादा मिल रहा है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो अगर तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन, तटस्थता वक्र जितना ऊपर होगा उपभोक्ता का संतुलन भी उतना ज़्यादा होगा। ऐसे में उदासीनता वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की दो प्रमुख शर्तें हैं। नंबर एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला जो आर एस दिख रहा है ना, ये आर एस है आपका कौन सा? कीमत रेखा। ये क्या है? कीमत रेखा, ठीक है। और ये जो आई सी दिख रहा है ना, ये है आपका उदासीनता वक्र। जिस बिंदु पर आपस में ये दोनों टच कर रहे बिंदु ई पर, इस बिंदु को हम उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक उपभोक्ता जितना खर्च करना चाहता है और आईसी मतलब उससे मिलने वाली संतुष्टि दोनों बराबर होती है, और ये सबसे ज़्यादा होती है। इसके पता करने के लिए एक ऐसा बिंदु जहाँ पर उदासीनता मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, या एक ऐसा बिंदु जो मूल बिंदु से उल्टी दिशा में भागता होना चाहिए। लेकिन इसके यहाँ पर देखिए, ये आ गया वापस यहाँ पर घूम के आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, यहाँ पर स्थायी नहीं है। इस बिंदु पर ये एक बार टच होने का दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ऐसा बिंदु जहां पर ये मूल बिंदु से यानी कि ओ के उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आए, उस बिंदु पर ही हम कहेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों ही आपस में एक साथ होना चाहिए, तभी जाके उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, तब जाके आपको जो भी मैक्सिमम नंबर है 10, 8, 7, 6 जरूर मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? एक उदाहरण और चित्र की सहायता। पूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ पर बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत के निर्धारण के लिए प्रोफेसर मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु की मांग और किसी वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी बिंदु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ये वस्तु की कीमत जैसे बढ़ती चली जाती है, मांग की मात्रा कम होती चली जाती है, जबकि वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़, क्योंकि एक ग्राहक हमेशा कम कीमत पर ज़्यादा खरीदना चाहता है, जबकि एक विक्रेता हमेशा अधिक कीमत पर अधिक बेचना चाहता है। तो एक ऐसा कीमत जिस कीमत पर ग्राहक खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, उसी कीमत को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो, उस बिंदु पर निर्धारित कीमत को ही हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। बाकी उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वो देखिए सामने है, आपको यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट तो प्रॉपर रख रहे हैं ना, रखते रहिए। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर प्रैक्टिस में ऊपर जाएंगे ना, टॉप 10 टॉप 10 करके कई सारे पार्ट दे रखे, वहाँ पर मैं ऑलरेडी इन सब क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग लोच की विभिन्न श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। मांग लोच वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन तथा उससे वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को मांग लोच कहते हैं।
जब भी मांग लोच की बात करते हैं, मांग लोच की प्रमुखता 5 श्रेणियां होती हैं। सापेक्षता लोचदार मांग ये बताता है कि वस्तु की कीमत की तुलना में वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है, जहां पर हमेशा जो वस्तु की मांग लोच है 1 से अधिक होती है, और इसका चित्र जो है इस प्रकार से बनाया जाएगा। दूसरी श्रेणी सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोचदार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा, और उसका चित्र थोड़ा ऊपर की ओर खड़ा इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार की ईडी इक्वल टू 1 मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसी की तुलना में उसकी मांग में परिवर्तन होता है, और ये मांग वक्र बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, इस प्रकार से बनता है, 45 डिग्री के एंगल बनाएगा। पूर्णतः लोचदार मांग, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन वस्तु की मांग में जब बहुत अधिक परिवर्तन होता है उस स्थिति में मांग वक्र एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर बन जाता है, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। और इस स्थिति में जो मांग लोच होती है वो इन्फिनिटिव होती है इस तरह से, जबकि पूर्णतः बेलोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उससे वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक वस्तु होती है, नमक है, तेल है, आटा, दाल, चावल, इसकी कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए और जितनी भी कम हो जाए इसकी मांग में विशेषता कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका मांग वक्र होता है वाई एक्सिस के समानांतर होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का अर्थ समझाइए। उत्पादन लागत वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों का जो प्रयोग किया जाता है, उस साधनों के लिए जो व्यय किया जाता है उस व्यय को उत्पादन लागत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वस्तु का उत्पादन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के साधन चाहिए, जिसके लिए वित्तीय व्यय करने होते, समय, सेवा, शक्ति आदि के, इन सब के योग को क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। जब उत्पादन लागत की हम बात करते हैं तो इसके 3 प्रमुख अंग हम पा सकते हैं, कुल लागत, स्थिर लागत और सबसे पहला है कुल लागत। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए व्ययों का योग, जितना भी व्यय किया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का व्यय होता है, सभी प्रकार के साधनों, चाहे वो साधन स्थिर होते हैं चाहे वो साधन परिवर्तनशील हो, कोई भी साधन, जब सभी साधनों का हम एकत्रीकरण करेंगे उसके ऊपर जो व्यय करेंगे उसको हम कुल लागत के नाम से जानते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों का टोटल होता है कुल लागत। इसका मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। स्थिर या पूरक लागत, स्थिर लागत मतलब उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर जो भी व्यय किया जाता है, आपको ज़मीन खरीदनी है, आपको मशीन खरीदना है, आपको किराया देना है, आपको लोन लिया है, इंटरेस्ट देना है, तो ये सब स्थिर साधन है जो कि उत्पादन पर इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो स्थिर साधनों पर किए गए व्यय को हम स्थिर लागत के नाम से जानते हैं, जबकि परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर व्यय होती हैं। उत्पादन के बढ़ने पर ये लागत बढ़ जाएंगी, उत्पादन के घटने पर ये लागतें घट जाएंगी, जैसे कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन, परिवर्तन लागत आदि, टैक्स वगैरह, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हो गया केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच भेद। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसको नॉर्मली समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। थोड़ा नाम आपको पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर प्रत्येक समस्या का अध्ययन कीमत तंत्र द्वारा होता है और इसकी स्वामित्व जो होता है किसके हाथों में होता है? इसका स्वामित्व निजी हाथों में होता है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण के वाली अवस्था है, यहाँ पर प्रत्येक निर्धारण सरकार के द्वारा हो जाता है और यहाँ पर संपत्तियों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथों में होती है। सरकार की देखभाल में होता है, सरकार के हाथों से होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार का कोई सहभागिता, कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सरकार प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की प्रक्रिया में सहभागिता करती है। उत्पादन प्रक्रिया में का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ अर्जित करना, जबकि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना।
बाजार अर्थव्यवस्था का विकास बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है, जबकि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विकास योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा ही पूरा होता है। ये इसके अंतर होता है, अंतरों को जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फर्म के संतुलन का क्या अर्थ? एक अपने पढ़ा था बाजार संतुलन, वो अलग चीज है। ये फर्म का संतुलन यानी कि उपभोक्ता का संतुलन, विक्रेता का संतुलन। फर्म के संतुलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकतम लाभ का मतलब होता है जब कुल आगम और कुल लागत के बीच का जो अंतर होता है वो अधिकतम हो जाता है, उस समय होता है। बाकी आप इसके बीच का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं बताइए। वस्तु की कीमत उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहली बात तो ये है। अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। फर्म की उत्पादन लागत में होना चाहिए, इनकी लाभ अधिकतम और लागत न्यूनतम होनी चाहिए। कुल लागत और कुल आगम और सीमांत विश्लेषण का प्रयोग होना चाहिए। अगर सीमांत विश्लेषण की बात करते हैं तो एक ऐसा बिंदु जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरा बिंदु एक ऐसी जगह जहां पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम को कहां से काटता हुआ नजर आना चाहिए? नीचे से। कहां से? नीचे से काटे, मतलब इस तरह से। ये हो गया सीमांत आगम और ये हो गया सीमांत लागत। ये यहां पर भी काट रहा है, यहां पर भी काट, लेकिन ये जो बिंदु है इस बिंदु पर काटता हुआ होना चाहिए, तब जाके हम उत्पादक के संतुलन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणा को समझाइए। राष्ट्रीय आय एक देश के रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा अर्जित की गई समस्त साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त साधन आयों का योग राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं की बात करते हैं, इसकी 8 प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसमें है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इन सब के बारे में आपको 2-2 लाइन में लिखना है। अगर जहां जरूरी है उसके फार्मूले को लिख दीजिए ताकि आप इसको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसके वास्तव में राष्ट्रीय के नाम से जाता है। इन सब के बारे में लिखिए 2-2 लाइन में, और प्लस इसके फार्मूला लिख देंगे। ये फार्मूला तो आप जितना बनाए उतना कम है, एक फार्मूला सबके बारे में लिख देंगे, तब जाके ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग जो कुशल भी होते हैं, योग्य भी होते हैं और एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार भी होते हैं, अगर उनको कार्य ना मिले, वो कार्य से वंचित रह जाते हैं, तो उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं। मतलब बंदा काम करने के लिए तैयार है और काम नहीं मिल रहा है तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ना जिसकी तुलना में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाती है, शिक्षा की स्थिति खराब, लोग केवल लिखे पढ़े तो हो रहे, डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन वो उसकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है, कुटीर उद्योगों का बहुत नुकसान होता है जहाँ लोग अपने घरों में कुछ कर लेते हैं, वो काम खराब हो गया है, मशीनीकरण का बहुत तेजी से बढ़ना भी बेरोजगारी को बढ़ाता है, पूंजी की कमी की, लोग अपना पैसा इतना कम है कि लोग अपना कोई काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। ये प्रमुख कारण है अनैच्छिक बेरोजगारी के। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग में नहीं आता लेकिन शॉर्ट में आता है, लेकिन अक्सर आता है। प्रत्यक्ष कर वे कर जिनका विवर्तन संभव ना होता, मतलब ऐसे कर जिनको एक जिसके ऊपर लगाया जाता है। ऐसे कर अगर टैक्स ए के ऊपर लगाया जाता है तो ए को ही पेमेंट करना होता है, वो किसी और को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे आयकर होता है, आयकर हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया आदि, निगम कर हो गया। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो करदाता दूसरों पर टाल सकते हैं, मतलब जिसको मान लो ए पर लगाया गया है, ए खुद ना होके ए बी से ले रहा है, फिर जाके वो टैक्स पे कर रहा है, मतलब जिस पर लगाया जाता है वो नहीं, वो किसी और के टैक्स पे करता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी दुकानदारों पर लगाया जाता है, दुकानदार ग्राहकों से वसूलते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर का हो गया। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं और दशाएं स्पष्ट कीजिए।
उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति जो होती है जहां पर उपभोक्ता अपनी आय को ऐसी वस्तु पर व्यय करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसको उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख मान्यताएं होती हैं, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए कि वो सोच समझ के व्यय करेगा और सदैव दी हुई परिस्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि आदत फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय दो वस्तु पर व्यय करता है जो एक दूसरे की प्रतिस्थापन होनी चाहिए। किसी वस्तु की अधिक मात्रा सदैव उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तो ये इसकी मान्यता है, लेकिन इसकी कुछ दशाएं होती हैं कि जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करता है तो उस समय जब सीमांत उपयोगिता मौद्रिक मूल्य के बराबर हो जाती है तब उपभोक्ता संतुलन होता है। और जब दो वस्तु को उपभोग करता है तो एक्स वस्तु पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए की सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए की सीमांत उपयोगिता का आपस में बराबर होना जरूरी है, तब जाके एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। ये आपका कंप्लीट आंसर है, आपके सामने आप देख सकते हैं और इसी तरह से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। इस क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं, सबके पास समरूप वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतें भी एक समान होती हैं और इस बाजार के बारे में सबको पूर्ण ज्ञान होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए पूर्णतः लोचदार होती हैं, अर्थात प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता को उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। मतलब बहुत सारे विक्रेता होते हैं और सभी विक्रेता एक समान वस्तु का विक्रय करते हैं। अब बात होती है क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? तो आंसर होगा हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या में नहीं होना। ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि क्रेता और विक्रेता हर वस्तु की संख्या बहुत ज़्यादा होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, वस्तु का समरूप। आज के टाइम में हम देखते हैं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई प्रतिस्थापन मौजूद ना हो। तो समरूप वस्तु का होना, हर एक विक्रेता के पास कुछ ना कुछ वस्तुओं में अंतर जरूर होगा। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन बिल्कुल हमेशा बिल्कुल स्वतंत्र होता नहीं। आज के टाइम में स्वतंत्र है तो, लेकिन कुछ ना कुछ शर्तें जरूर होती हैं। जो पहले से मौजूद फर्म होती है नई फर्म को मार्केट में घुसने से रोकने की कोशिश करती है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर बाजार का पूर्ण ज्ञान वास्तव में मौजूद नहीं होता है। हर क्रेता को विक्रेता को बाजार की पूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता और परिवहन लागतों की पूर्ण शून्य होना भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बजट के उद्देश्यों को लिखिए। अगर बजट के उद्देश्य, बजट के प्रमुखतः 7-8 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहले संसाधनों का पुनः आवंटन, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, और इन सब के बारे में आपको 2 लाइन एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध सब बजट के माध्यम से होता है। इसके अलावा ठीक है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये प्रोफेसर H.S. गोसिन का प्रथम नियम होता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि एक उपभोक्ता जब किसी एक ही वस्तु की समरूप इकाइयों पर लगातार व्यय करता है तो उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, और सीमांत उपयोगिता के घटने के इसी क्रम को उसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। और ये नियम तभी लागू हो पाती हैं जब उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयां गुण परिणाम में समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, उपभोग लगातार और निरंतर होते रहना चाहिए, वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, उपभोक्ता के व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय रुचि आदत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसको अब इस डायग्राम के साथ शो कर सकते हैं। और प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ घटती चली जाती है, तो इसीलिए इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है? पैमाने, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल के बारे में बताना है। तो पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। जब हम उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है, जिसकी 3 स्थितियां होती हैं।
बढ़ते पैमाना, स्थिर पैमाना और घटते प्रतिफल। तो जहां पर सबसे पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पादन के साधनों में जितना वृद्धि किया जाता है उसकी तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। मतलब साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा होती है, यानी कि उत्पादन का पैमाना अधिक बढ़ता है, इसलिए इसको पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पर साधनों में हम वृद्धि कर रहे हैं, उसकी तुलना में साधन ए बढ़ा रहे हैं, साधन बी, और उत्पादन में वृद्धि अधिक होती चली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है पैमाने के स्थिर परिवर्तन। मतलब जितना साधनों में वृद्धि करते हैं उतना ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि पैमाना एक समान साधनों के प्रतिशत की, अगर साधन 10% बढ़ाया गया तो उत्पादन का पैमाना भी 10, ऐसे में सबके बीच में एक समान गैप नजर आता है। और लास्ट होता है घटते प्रतिफल का नियम। इसका मतलब साधनों में जितना परिवर्तन किया उत्पादन के पैमाने में उतना परिवर्तन नहीं होता है, इससे उत्पादन का पैमाना धीरे धीरे हमारा क्या होता रहता है, घटता चला जाता है। इसको पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। एक वस्तु के बाजार मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, यानी कि मांग किससे प्रभावित होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कैसे होता है, वस्तु की कीमत के घटने बढ़ने से होता है, संबंधित वस्तु की कीमतों के घटने बढ़ने से होगा, उपभोक्ता की आय तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उपभोक्ता की रुचि, ऋतु में परिवर्तन, जनसंख्या में ये सारे कारक है जो वस्तु के बाजार। इसके अलावा ठीक है, आय में परिवर्तन, मतलब आय का वितरण भी इसको आप इसको लिख सकते हैं, आय का वितरण, धनी लोग अधिक मांग करते हैं और गरीबों की आय कम होती है। इसके अलावा अति या अधिक मांग क्या होती है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अधिक मांग, अतिरेक मांग, अधिक अत्यधिक मांग या अधिमांग, क्या बोलते हैं इसको, अधिमांग। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका मतलब होता है यहाँ पर अतिरिक्त मांग, जहाँ पर AD इज ग्रेटर देन AS होता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था की संतुलन के लिए जितनी मांग होनी चाहिए मांग उससे ज़्यादा होती है। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में इतनी मांग होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट AD, लेकिन मांग उससे ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी आवश्यक है उससे ज़्यादा मांग होने को हम अति मांग के नाम से जानते हैं। और ये किसी भी देश में उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है, जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, करों में कमी करने से व्यय आयों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उपभोग मांग में वृद्धि होती है, हिनात प्रबंधन के फलस्वरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, साख का विस्तार ज़्यादा किया जाता है मुद्रा में वृद्धि होती है, विनियोग मांग में वृद्धि होती है तब भी मुद्रा में वृद्धि हो जाती है। ये सभी कारक है जब लोगों के बीच में मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा पूर्ति बढ़ने से सामूहिक मांग में वृद्धि होती है और सामूहिक मांग में वृद्धि को ही अधिक मांग और लास्ट में महंगाई को बढ़ाता हुआ है। भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। अगर भुगतान शेष को ठीक करना, भुगतान शेष के असंतुलन मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर भुगतान का जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बराबर 0 नहीं होता है, मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा होता है या फिर उसका ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, भुगतान शेष के असंतुलन को रोकने के लिए आयातों में कमी करेंगे और आयात प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। निर्यात योग्य वस्तु की पहचान करेंगे और अधिक से अधिक निर्यात करेंगे जिससे हमारे देश की जो है भुगतान संतुलन की स्थिति को पॉजिटिव में लाया जा सके। निर्यात क्षमता का विकास करेंगे, तो ऐसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, कोशिश करेंगे जो उसका निर्यात ज़्यादा किया जा सके। निर्यातों के लिए सुविधाओं का विकास करना जरूरी है, टैक्सों में कमी करना जरूरी है ताकि निर्यात की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्स के सिद्धांतों की किन्हीं 6 आलोचनाओं को लिखिए। कीन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं, कीन्स ने क्या कहा था, किसी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जहां पर उसकी मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति। इस चीज़ को कई सारे लोगों ने आलोचन किया, कहा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कीन्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी हो सकता है। अने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अगर संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले हो जाएगा तो उसको हम संतुलन कहेंगे। मान लो ये वाला पॉइंट होना चाहिए लेकिन पॉइंट यहाँ ना हो गया, यहाँ हो गया, तो इसको हम संतुलन की स्थिति कैसे कह सकते हैं। सबसे पहला तो ये गलत स्थिति है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालीन विश्लेषण है। उन्होंने कहा ये अल्पकालीन अवधारणा है, दीर्घकाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है नॉर्मली। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये दीर्घकाल से संबंधित नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ सकेंगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता ही अवास्तविक मान्यता पर है।
उन्होंने किसका जो रोजगार सिद्धांत है वो पूर्ण प्रतियोगिता, आप पूर्ण प्रतियोगिता ऑलरेडी अवास्तविक है, ठीक है, कल्पनाशील है। कि इसका रोजगार सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत प्रत्येक प्रकार की समस्या को ना तो समाधान कर सकता है, ना ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लागू हो सकता है। कि इसका रोजगार सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था की अवास्तविकता मान्यता पर आधारित है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा था कि मांग के दो भाग होते हैं, सी प्लस आई, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। जाके हमें अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र और होते हैं, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट और शेष विश्व। कीन्स के ब्याज दर को केवल एक मौद्रिक घटना माना है, लेकिन हेंसन इस आदि के अनुसार ब्याज की दर पर वास्तविक और मौद्रिक दोनों प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो उनके जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को कई सारे लोगों ने कहा कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को बताना है, उसी को बोलेंगे आलोचना। तो ये तो है आपकी टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसको पढ़ के आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लग सकते हैं। और आई होप ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, और मुझे तो लगता है कि इस साल आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है वो मुझसे पूछिए, उन डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कहेंगे सर पूछेंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिए। आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF चाहिए, यहाँ चले जाइए, PDF आपको मिल जाएगा। ये जितने भी 20 क्वेश्चन है इन सबका PDF मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।